गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रदीप सोनी, वरिष्ठ अध्यापक कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय हेतु आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा जर्मनी का एकीकरण भाग 2। जर्मनी के एकीकरण को मैंने 2 भागों में बांटा है। इसका पहला भाग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इसके अंतर्गत हमारे प्रमुख अध्ययन के बिंदु होंगे। पहला, सामान्य परिचय कि जर्मनी का एकीकरण होने से पहले वहाँ की क्या स्थिति थी, इसकी सामान्य जानकारी हम प्राप्त करेंगे। दूसरा हमारा अध्ययन का बिंदु होगा जर्मनी के एकीकरण का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। इसके साथ तीसरा हमारा बिंदु होगा जर्मनी के एकीकरण से संबंधित बाधक तत्व कि कौन कौन से ऐसे बाधक तत्व थे जिनके माध्यम से जर्मनी के एकीकरण में समस्याएं आ रही थी। और चौथा हमारा अध्ययन का बिंदु होगा जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व, अर्थात कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनके माध्यम से जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। चलिए विस्तार से जानें। आप अपने स्क्रीन पर एक मानचित्र देख रहे हैं। ये जर्मनी के एकीकरण से पूर्व का मानचित्र है, जो कि जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था। ये दूसरा मानचित्र आपकी स्क्रीन पर है। ये एकीकरण होने के बाद का जर्मनी है। हम इसी को समझेंगे कि जो जर्मनी पहले विभिन्न राज्यों और रियासतों में विभक्त था, वो किस प्रकार से अपने वर्तमान स्वरूप में आया। उसके लिए हमें एकीकरण से पूर्व जर्मनी किस प्रकार से था, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी थी, कैसा क्षेत्रफल था, उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। हम बिंदुवार इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे पहला बिंदु है कि जर्मनी का एकीकरण सन 1871 में पूरा हुआ। एकीकरण से पूर्व वर्तमान जर्मनी लगभग 300 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। इन रियासतों में प्रशासन सबसे अधिक शक्तिशाली था, जिसने जर्मनी राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो मानचित्र आप देख रहे हो, इस मानचित्र के माध्यम से बताया गया है कि एकीकरण से पूर्व जर्मनी 300 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। रियासत मतलब जहाँ राजा का शासन हो। सामान्यतः लोकतंत्र की स्थापना से पूर्व अधिकांश देशों में राजतंत्र था। एक ऐसा क्षेत्र, एक विशेष क्षेत्र होता था जहाँ किसी राजा का शासन हुआ करता था। इसका हम भारत से भी उदाहरण ले लेते हैं कि हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी, उनको लौह पुरुष इसलिए कहा गया था क्योंकि हमारा भारत भी विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था और उन्होंने अपनी विवेकपूर्णता से, बुद्धिमानी से उन रियासतों को एक करके भारत को वर्तमान स्वरूप में लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी प्रकार से जर्मन साम्राज्य भी विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। 300 से अधिक छोटी बड़ी रियासत थी और इन रियासतों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली रियासत प्रशा को माना गया था। दूसरा हमारा इसी में बिंदु है कि एकीकरण से पूर्व जर्मनी को भौगोलिक दृष्टि से मुख्य रूप से 3 भागों में उत्तर, मध्य व दक्षिणी क्षेत्रों में बांटा गया था। हम मानचित्र पर देखें तो ये पूरा क्षेत्र उत्तरी भाग कहलाता था, बीच का क्षेत्र मध्य भाग कहलाता था और नीचे का क्षेत्र दक्षिणी भाग कहलाता था। और इन क्षेत्रों के हिसाब से कुछ प्रमुख राज्य भी थे, जैसे कि उत्तरी भाग में प्रशा, हनोवर, फ्रैंकफर्ट आदि राज्य, मध्य भाग में राइनलैंड तथा दक्षिणी भाग में बवेरिया, बादेन आदि प्रमुख राज्य थे। अगर इन राज्यों की स्थिति की बात करें तो सभी रियासत या राज्य भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सैनिक आदि दृष्टि से असमान थे। अब हम परिभाषा की बात करते हैं कि जर्मनी का एकीकरण किसे कहते हैं। जर्मन साम्राज्य के समस्त रियासतों या राज्यों को एक करके वर्तमान जर्मनी के निर्माण की प्रक्रिया को ही जर्मनी का एकीकरण कहा जाता है। जैसे कि ये जो विभिन्न रियासतों में बटा हुआ जर्मन साम्राज्य था, इनको एक करके और वर्तमान स्वरूप में जो जर्मनी प्राप्त हुआ है, जो बना है, इस प्रक्रिया को ही जर्मनी का एकीकरण कहा जाता है। हमारा दूसरा पॉइंट अध्ययन का बिंदु था जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं, जिसमें पहला बिंदु था जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया एक बड़ा महत्वपूर्ण देश था। वापस से हम अगर नक्शे पर आते हैं तो आप नक्शे पर देख रहे हो, ये ऑस्ट्रिया है और इसका दक्षिणी राज्यों के
जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उससे पूर्व दक्षिणी राज्यों में बड़ा महत्वपूर्ण हस्तक्षेप था। ये इन राज्यों को या इन राज्यों पर ऑस्ट्रिया का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इन राज्यों को एक करके एक देश बनाया जाए। अगर ऐसा होता तो ऑस्ट्रिया की शक्ति कमज़ोर हो जाती, इसलिए ऑस्ट्रिया ने बार बार हस्तक्षेप करके जर्मनी के एकीकरण को रोकने का प्रयास करा। दूसरा, जर्मन राज्यों में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक असमानताएं। जैसा कि आप सभी जानते हो, सामान्यतः हमारा व्यवहार किससे अच्छा होता है, जो हमारे वर्ग में आता है, हमारे जैसा होता है। फॉर एग्जांपल सामान्यतः देखें तो अमीर वर्ग का संबंध अमीर वर्ग से ज़्यादा मिलेगा, ना कि गरीब वर्ग से। गरीब वर्ग का संबंध गरीब वर्ग से ज़्यादा मिलेगा, ना कि अमीर वर्ग से। हिंदी भाषा बोलने वाला व्यक्ति हिंदी भाषी लोगों के साथ अच्छा संबंध बना सकता है, अच्छा व्यवहार स्थापित कर सकता है, ना कि अन्य भाषा बोलने वाले लोगों से। लेकिन जर्मन राज्यों में की जो स्थिति थी इसके ठीक उलट थी। वहाँ आर्थिक असमानता थी, अर्थात कोई राज्य बड़ा आर्थिक रूप से मजबूत था तो कोई राज्य आर्थिक रूप से कमज़ोर था। कोई राज्य सामाजिक रूप से मजबूत था तो कोई राज्य सामाजिक रूप से कमज़ोर था। राजनीतिक असमानता अर्थात हर राज्य की शासन व्यवस्था, राजतंत्र तो था लेकिन हर राज्य की शासन व्यवस्था के नियम अलग अलग थे। ऐसी असमानता होने के कारण लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे थे, एकता की भावना का विकास नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जर्मन राज्यों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं के कारण जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं आ रही थी। तीसरा हमारा पॉइंट है इसमें, इंग्लैंड द्वारा भी जर्मनी के मामलों में हस्तक्षेप करना। जिस प्रकार से ऑस्ट्रिया जर्मनी के राज्यों को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहता था, अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था, उसी प्रकार से इंग्लैंड भी जर्मनी का एक प्रांत है जो उत्तरी जर्मनी में पड़ता था, हनोवर, उस पर अपना प्रभाव रखता था। और इंग्लैंड को भी पता था कि अगर जर्मनी का एकीकरण हो गया तो उसको हनोवर राज्य को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए इंग्लैंड भी जर्मनी के एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर रहा था। चौथा हमारा पॉइंट, आम लोगों में जागृति का अभाव। जैसा कि अभी बताया कि विभिन्न राज्यों में असमानताएं ज़्यादा थी, लोग केवल अपने क्षेत्र का ही विकास करना चाहते थे, अपनी रियासत का ही विकास करना चाहते थे, एक दूसरे से नहीं मिलना चाहते थे। साथ ही साथ इन लोगों को ये नहीं पता था कि एक राष्ट्र बनने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, इसलिए आम लोगों ने जर्मनी के एकीकरण में कोई विशेष भूमिका प्रारंभ में नहीं ली थी, जिससे जर्मनी के एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही थी। हमारा अगला पॉइंट है, जर्मनी के अधिकांश राज्यों की कमज़ोर सैनिक स्थिति। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था कि बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिसकी स्थिति, सैनिक स्थिति बड़ी कमज़ोर थी और वो बड़े राज्यों में नहीं मिलकर रहना चाहते थे, क्योंकि छोटे राज्य थे, स्वतंत्र थे, अपना शासन स्वयं कर रहे थे। उनके दिमाग में प्रश्न था कि अगर हम बड़े राज्यों में मिल जाएंगे तो हमें बड़े राज्यों के अधीन रहना पड़ेगा, उनकी परतंत्रता में रहना पड़ेगा। इसलिए जर्मनी के अधिकांश राज्य एकीकरण के पक्ष में नहीं थे। और हमारा छठा बिंदु इसमें है, जर्मनी के दक्षिणी राज्यों में पोप का प्रभाव। जो दक्षिणी जर्मन क्षेत्र था या साम्राज्य था, वहाँ पर ईसाई धर्मगुरु पोप का प्रभाव था और ईसाई समुदाय, ईसाई धर्म या पोप नहीं चाहते थे कि जर्मन का एकीकरण हो, क्योंकि वहाँ फिर उनके धार्मिक अनुयायी कम हो जाते। इस प्रकार से इन 6 पॉइंटों के माध्यम से जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाओं का वर्णन आसानी से कर सकते हैं। हमारा अगला बिंदु था जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व। जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व को 3 भागों में बांटा है। पहला जोल्वरिन, जो एक संधि का नाम है, दूसरा औद्योगिक विकास और तीसरा बौद्धिक आंदोलन। चलो इनको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जोल्वरिन, जिसको व्यापारिक संधि कहा जाता है। संधि का तात्पर्य 2 पक्षों के मध्य हुए समझौतों को संधि कहते हैं। जोल्वरिन एक संधि का नाम है जिसे सीमा शुल्क संधि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सन 1818 में की गई थी। यह संधि जर्मन साम्राज्य के शक्तिशाली राज्य प्रसा के द्वारा 2 राज्यों बावार्सबर्ग व सौंदर शोसन नामक छोटे राज्यों से की गई। इस संधि के अनुसार दोनों राज्यों के मध्य चुंगी समाप्त कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार निर्बाध रूप से होने लगा। अर्थात ये जो 2 राज्य थे, बावार्सबर्ग और सौंदर शोसन, इनके
पहले क्या होता था इस संधि से पहले कि इस राज्य से कोई सामान बनकर सौंदर जाता था तो वहाँ चुंगी पर शुल्क, सीमा पर शुल्क लगता था, और सौंदर से कोई सामान बनकर बवार्ज वर्ग आता था तो वहाँ सीमा पर शुल्क दिया जाता था, जिससे व्यापार में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती थी। लेकिन जोल्वरिन नामक संधि के माध्यम से इन्होंने इस चुंगी शुल्क को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अब आसानी से यहाँ की वस्तु यहाँ पर, इस राज्य की वस्तु इस राज्य में आसानी से आने जाने लगी और व्यापार में वृद्धि हुई। इन दोनों राज्यों की व्यापारिक वृद्धि से प्रभावित होकर 1834 तक सभी प्रमुख राज्य संधि से जुड़ गए तथा व्यापार करने हेतु बनाए कठोर नियमों को उन्होंने समाप्त कर दिया। व्यापार करने हेतु बनाए गए कठोर नियमों को समाप्त करने के कारण आम लोग आसानी से एक दूसरे राज्यों में आने जाने लगे, जिससे वहाँ जो प्रादेशिक और क्षेत्रीय प्रभाव था वो कम होने लगा। प्रादेशिक क्षेत्रीय प्रभाव का मतलब पहले लोग केवल अपने क्षेत्र में रहते थे, अपने क्षेत्र का ही विकास करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही जोल्वरिन संधि के कारण लोगों ने एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना प्रारंभ करा, उसी प्रकार से लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, व्यापार करने लगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे, जिसके कारण प्रादेशिक और क्षेत्रीय प्रभाव कम होने लगा। प्रादेशिक और क्षेत्रीय प्रभाव कम होने के कारण लोगों में एकता एवं राष्ट्रवाद की भावना का विकास होने लगा तथा इसी भावना ने जर्मनी के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा प्रमुख जो कारण था वो था औद्योगिक विकास। ये जोल्वरिन संधि से जुड़ा हुआ है कि जोल्वरिन संधि के कारण जर्मन साम्राज्य में व्यापार उद्योगों में विकास हुआ। व्यापार उद्योगों के विकास के कारण प्रशा सहित जर्मन साम्राज्य में औद्योगिकीकरण बड़ी तेज गति से हुआ। औद्योगिकीकरण तात्पर्य नए नए उद्योगों की स्थापना होना। औद्योगिकीकरण के कारण अनेक स्थानों पर सूती वस्त्र मिल, रेल निर्माण के कारखाने सहित अनेक कारखाने, अनेक उद्योगों की स्थापना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अब जो उद्योग बने, उद्योगों में क्या होता है कि कच्चा माल आता है और कच्चा माल तैयार होकर बाजार में बिकने के लिए जाता है। तो उद्योगों में कच्चे माल की पूर्ति एवं तैयार वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए रेल मार्गों का निर्माण किया गया। रेल मार्गों के निर्माण व उद्योगों के विकास के परिणाम स्वरूप लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन करने लगे, अर्थात आने जाने लगे। लोगों के आवागमन के कारण संस्कृति का आदान प्रदान होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक विभिन्नता कम होने लगी और सभी राज्यों का आर्थिक विकास भी हुआ। लोगों ने आना जाना, पहले लोग आते जाते नहीं थे, अपने राज्य में ही रहते थे, लेकिन लोगों ने जैसे ही औद्योगिक विकास होने के कारण, उद्योगों का विकास होने के कारण आना जाना प्रारंभ करा, तो अपनी संस्कृति को भी, अपने विचारों को भी, अपनी भाषा को भी लेकर वो आए, जिससे लोग एक दूसरे को समझने लगे और साथ ही साथ वो सारे राज्य आर्थिक रूप से सक्षम भी होने लगे, जिसके कारण क्षेत्रीय विभिन्नता कम हुई। सामाजिक असमानता कम होने और आर्थिक विकास होने के कारण लोगों में एकता और राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। अतः स्पष्ट है कि औद्योगिक विकास ने राज्यों के मध्य व्याप्त जो असमानता थी उनको कम किया, जिसके कारण लोगों में अपने देश के प्रति सम्मान और एकता की भावना का विकास हुआ, जिसके कारण आम लोग जर्मनी के एकीकरण की मांग करने लगे। तीसरा हमारा प्रमुख बिंदु था बौद्धिक आंदोलन। बौद्धिक आंदोलन में जर्मनी के दार्शनिक, इतिहासकार, साहित्यकार एवं कवियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने अपनी रचनाओं व पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों में एकता व राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। इन्होंने जर्मन लोगों में जर्मन जाति सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने की भावना को जागृत करा। बिल्कुल, जो दार्शनिक थे, जो इतिहासकार थे, जो साहित्यकार थे, जो कवि थे, जो शिक्षित थे, इन लोगों ने पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि के माध्यम से लोगों के अंदर एकता की भावना और राष्ट्रवाद की भावना का विकास करा। पहले जर्मनी के लोग अपने आप को निर्बल समझते थे, कमज़ोर समझते थे, बुद्धिमान नहीं समझते थे, अविवेकपूर्ण समझते थे, लेकिन इन दार्शनिक, इतिहासकार, साहित्यकार, कवियों के माध्यम से इन्होंने लोगों के मन में जर्मन जाति सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने की भावना को भी जागृत करा। इस आंदोलन के अंतर्गत एक संगठन भी बनाया गया जिसका नाम था बर्सेनशैफ्ट रखा गया।
इस संगठन ने देशवासियों में नैतिकता के विकास के लिए कार्य किया एवं देशवासियों में न्याय, स्वतंत्रता एवं एकता की भावना का भी विकास किया। अतः स्पष्ट है कि बौद्धिक आंदोलन के अंतर्गत हुई विभिन्न गतिविधियों ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार से हम जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्वों का भी वर्णन कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने जर्मनी के एकीकरण का अर्थ समझा, जर्मनी के एकीकरण में आने वाली बाधाओं को समझा, जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्वों को भी समझा। अगले वीडियो में हम जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को समझेंगे और साथ ही साथ बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में क्या योगदान रहा उसको विस्तार से जानेंगे। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।